बच्चों आज हम स्टडी करेंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उस पर कितना फोर्स लगता है और कितना टॉर्क लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों ये है हमारे पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की पहचान क्या है बच्चों कि उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनके बीच का जो सेपरेशन है वो इक्वल होता है, फर्स्ट कंडीशन। उन सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, सेकंड कंडीशन। और उन सब की लेंथ जो है वो भी इक्वल होनी चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो। तो ये हमारे पास में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा है। यहाँ पर हम एक डाइपोल रखते हैं और ये मैं यहाँ पर रख देता हूँ बच्चों डाइपोल, और इस जगह पर इस डाइपोल का यहाँ पर बच्चों है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर है बच्चों डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ बच्चों कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है बच्चों, ठीक है। और ये डाइपोल के जो दोनों चार्जेज होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लिखते हैं बच्चों 2a, जिसको हम डाइपोल लेंथ बोलते हैं। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता रखा है कि जो डाइपोल मोमेंट होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है बच्चों वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो ये हो गई बच्चों डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, और उसको हम पी वेक्टर से डिनोट करते हैं डाइपोल मोमेंट को। अब देखिए ये जो डाइपोल है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। हमें मालूम है कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर फील्ड की डायरेक्शन फोर्स लगता है और नेगेटिव चार्ज पर फील्ड की अपोजिट फोर्स लगता है। तो इस चार्ज पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और उसका मैग्नीट्यूड होगा बच्चों F इक्वल टू प्लस QE, और डायरेक्शन हो जाएगी फील्ड की डायरेक्शन में। सेम नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा बच्चों उसकी वैल्यू होगी F2 इक्वल टू माइनस Q इंटू E, ठीक है। और ये माइनस क्या बता रहा है कि इस नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लग रहा है। यहाँ पर हमें मालूम है बच्चों कि डाइपोल के जो दोनों चार्ज होते हैं उनका मैग्नीट्यूड तो क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर जो दोनों फोर्स है इनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। पॉजिटिव पर इधर फोर्स लग रहा है, नेगेटिव पर इधर लग रहा है। तो अब देखते हैं, तो यहाँ इसकी वजह से नेट फोर्स 0 आ जाएगा। देखते हैं यहाँ हम देखेंगे फोर्स ऑन प्लस Q चार्ज ऑफ डाइपोल। तो देखिए F1 इक्वल टू प्लस QE, और ये किधर लग रहा है बच्चों, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर के डायरेक्शन में लग रहा है। यहां देखेंगे नेक्स्ट फोर्स ऑन माइनस Q चार्ज ऑफ डाइपोल। तो यहाँ F2 की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस QE, और ये है बच्चों अपोजिट टू E वेक्टर, ठीक है। नेट फोर्स अगर फाइंड करें हम, नेट फोर्स बोल दो, टोटल फोर्स बोल दो, नेट फोर्स ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पर नेट फोर्स कितना आ जाएगा बच्चों, F वेक्टर इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो ये है बच्चों प्लस QE प्लस माइनस QE, तो नेट फोर्स आ गया बच्चों 0। अब देखिए ये जो दोनों फोर्स हैं वो डिफरेंट पॉइंट्स पर लग रहे हैं, एक ही पॉइंट पर नहीं लग रहे हैं, और डिफरेंट पॉइंट्स पर लग रहे हैं, डायरेक्शन अपोजिट है, उसकी वजह से नेट फोर्स 0 है। तो अब क्या होगा, नेट फोर्स 0 होने की वजह से जो डाइपोल है ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा बच्चों, क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब है कि ये यहाँ से चल के ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों ये जो दोनों फोर्स हैं F1 और F2, इन दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है बच्चों। इस फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है बच्चों, ये इस लाइन में लग रहा है, और इस फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है। ये डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन होने की वजह से कपल फॉर्मेशन करते हैं, और उस कपल की वजह से टॉर्क लगता है। और ये टॉर्क लगेगा बच्चों क्योंकि ये फोर्स इधर लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, और कपल फॉर्मेशन हो गया, और वो कपल इस पर टॉर्क अप्लाई करेगा। तो उसकी वजह से ये ऐसे इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पर जो नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है बच्चों। लेकिन अगर यहाँ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो उस पर नेट फोर्स जीरो नहीं होता है बच्चों। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा, जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा अभी। अब देखिए, ये जो दोनों फोर्स है ये कपल फॉर्मेशन करते हैं और उसकी वजह से टॉर्क लगता है। तो टॉर्क की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहां हम देखेंगे टॉर्क। तो टॉर्क यहां हम देखते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला है, किसी भी एक चार्ज पर फोर्स देख लेंगे, फोर्स ऑन आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। तो बच्चों ये F2 फोर्स जो है वो उसकी लाइन ऑफ एक्शन है ये वाली। यहां पर F2 फोर्स जो है वो इस लाइन में लग रहा है। तो मैं यहां से अगर इसको पीछे एक्सटेंड करूं तो F2 फोर्स कुछ इस लाइन में लग रहा है, इसको और भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। अब F1 फोर्स इस लाइन में लग रहा है। इन दोनों के बीच की ये तो तिरछी डिस्टेंस हो गई, ऑब्लिक डिस्टेंस हो गई। ये है बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पर फॉर्मूले में हम लिखते हैं, एक बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना ही देता हूं। तो ये है बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और यहां जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है। अब यहां पर हम देखेंगे टॉर्क का फॉर्मूला, फोर्स ऑन आइदर चार्ज एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, ठीक है बच्चों। तो यहां हम देखेंगे टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फोर्स ऑन आइदर चार्ज, किसी भी एक चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो किसी एक को ले लेंगे हम, QE, ये QE हो गया, मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस पॉइंट को अगर मैं C नाम दे दूं, ये C है, तो ये BC परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास। अब ये BC फाइंड कर लेंगे हम ज्योमेट्री यूज करके। ये डाइपोल जो है वो थीटा एंगल पे रखा था, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो उनके दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है बच्चों। तो देखो ये ट्राइंगल ले लेंगे हम। तो यहां पर फ्रॉम फिगर इन ट्राइंगल ABC, यहां से हम देखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बच्चों थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेनियस कितना होगा, 90 के सामने 2a। तो ये आ जाएगा हमारे पास BC इक्वल टू 2a साइन थीटा। तो बच्चों ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास आ गई है। तो टॉर्क इक्वल टू QE मल्टीप्लाइड बाई 2a साइन थीटा। अब इसको हम सेट कर लेते हैं। टॉ इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 2AQ को साथ में ले लिया बच्चों, और ये E साइन थीटा। और हमें मालूम है बच्चों 2AQ को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास 2AQ को मैं लिख सकता हूं P, और ये P होता है बच्चों डाइपोल मोमेंट। ये वैल्यू रख देंगे तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास PE साइन थीटा, ठीक है। और ये हमारे पास, ये इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूं, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, सेकंड आ जाएगा। अब देखो, अगर एक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर नेट फोर्स तो जीरो होता है, लेकिन उस पर टॉर्क लगता है PE साइन थीटा बच्चों, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, इन वेक्टर फॉर्म, तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूं टॉ वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। बच्चों PE साइन थीटा आता है, तो साइन जब भी आता है तो हम बीच में क्रॉस लगाते हैं, ठीक है, ये वेक्टर में हमने पढ़ रखा है। अब बच्चों इस टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो किधर होगी, वो टॉर्क की डायरेक्शन P वेक्टर और E वेक्टर का जो प्लेन होता है उसके परपेंडिकुलर होती है राइट हैंड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग। तो राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल मैं बोल देता हूं यहाँ पे, वो क्या कहता है कि राइट हैंड की फिंगर्स को हम पहले आने वाले वेक्टर से बाद में आने वाले वेक्टर की तरफ अगर मोड़े तो थंब की जो डायरेक्शन है वो टॉर्क के डायरेक्शन को बताएगी। देखिए पहले यहाँ पे क्या है P वेक्टर, P की डायरेक्शन कौन सी है, ये रही, तो ये है राइट हैंड, ऐसे रखो।
बाद में ई वेक्टर किधर है, इधर, तो इधर मोड़ेंगे तो थंब किधर है, अंदर की तरफ, तो टॉर्क की डायरेक्शन हो जाएगी बच्चों अंदर की तरफ। एक बार मैं यहाँ थोड़ा सा बनाना चाहूँ तो ये हमारे पास क्या है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर ये पी वेक्टर है और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो पी से ई की तरफ मैं फिंगर्स को मोड़ूंगा तो थंब मेरा अंदर की तरफ है, अंदर बना नहीं सकता तो उसको मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखा देता हूँ बच्चों, ठीक है। तो ये टॉ वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी, तो इसके डायरेक्शन हम ऐसे फाइंड कर लेंगे। अब हम देखते हैं कुछ इसके स्पेशल केस, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि फर्स्ट केस, स्पेशल केस, यहां पर देखते हैं पहले, इफ पी वेक्टर एंड ई वेक्टर आर पैरेलल, ठीक है। पी और ई क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो पैरेलल जब भी होंगे तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0। देखिए देखते हैं, तो अब थीटा अगर 0 है तो टॉ क्या हो जाएगा, टॉ इक्वल टू पी ई साइन 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है बच्चों, तो टॉर्क क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। और जब भी कोई डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा इक्वल टू 0 पर रखा होता है, मतलब उसका पी वेक्टर और ई वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो उस पर टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और उसकी इस सिचुएशन को बोलते हैं बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों बोलते हैं वो कंडीशन में समझाऊंगा। अभी तो हम देखते हैं सेकंड, इफ पी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर हो ई वेक्टर के, मतलब थीटा कितना हो बच्चों, 90 डिग्री, तो देखिए टॉ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, पी ई साइन 90 डिग्री, साइन 90 क्या होता है, 1 होता है बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारे पास पी ई, और साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, तो इसका मतलब इस सिचुएशन में उस पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा बच्चों, ठीक है। थीटा इक्वल टू 90 पे रखा होता है। थर्ड सिचुएशन और देखते हैं एक बार। थर्ड सिचुएशन है बच्चों, इफ पी वेक्टर एंड ई वेक्टर आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल होंगे तो थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री। अभी बताऊंगा एंटी पैरेलल कैसे रखेंगे। तो बच्चों यहां पर टॉ इक्वल टू आ जाएगा पी ई साइन 180 डिग्री, और साइन 180 भी 0 होता है बच्चों, तो टॉ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। और इस सिचुएशन को, एंटी पैरेलल सिचुएशन को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखिए, अगर डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे रखा होता है तो वो सिचुएशन होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम, 180 पे रखा होता है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखो समझो यहाँ पे बच्चों, इस सिचुएशन में रखा हो, चाहे इसमें रखा हो, चाहे इसमें रखा हो, नेट फोर्स तो 0 है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब देखो इस सिचुएशन में और इसमें, 0 वाली सिचुएशन में और 180 वाली में टॉर्क दोनों में 0 है, तो फिर यार इसको स्टेबल और इसको अनस्टेबल क्यों बोल रहे हैं। तो आइए इस बात को समझते हैं। समझना यहाँ पे अच्छे से। मान लो बच्चों ये हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन है ऐसे, और थीटा इक्वल टू 0 पे मैं रखता हूं। थीटा इक्वल टू 0 का मतलब पॉजिटिव चार्ज को इधर रखना पड़ेगा डाइपोल के, और नेगेटिव चार्ज को यहां रखना पड़ेगा, और दोनों को फिक्स कर रखा है। मान लो ये जो स्टाइलस है, पेन जो है, मार्कर जो है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, दोनों को फिक्स कर रखा है ऐसे, बिल्कुल ठीक है ना। इसके दोनों एंड पर फिक्स कर दिया पॉजिटिव नेगेटिव, डाइपोल के पॉजिटिव चार्जेस को, वो ऐसे रखा है। अब देखिए इसका जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, पी वेक्टर भी इधर है, ई वेक्टर भी इधर है, तो थीटा कितना हो गया बच्चों, 0 डिग्री। अब देखिए अगर ये ऐसे रखा है तो इस पर नेट फोर्स भी 0 है। कैसे, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा बच्चों ऐसे, F1 इक्वल टू प्लस QE, नेगेटिव फोर्स लगेगा ऐसे, और उसकी वैल्यू हो जाएगी F2 इक्वल टू माइनस QE। अब देखिए दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो नेट फोर्स 0, और यहां पर दोनों की लाइन ऑफ एक्शन भी सेम आ गई है बच्चों। तो अब ना तो फोर्स लग रहा है ना टॉर्क लग रहा है, तो जहां है डाइपोल हमारा वहीं पर पड़ा रहेगा ऐसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में।
ठीक है, इसलिए इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन हमने बोला है। इक्विलिब्रियम तो ठीक है, लेकिन इसको स्टेबल क्यों बोला है, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों बोला है, उसको हम समझते हैं। मैंने कहा अभी ये दोनों चार्जेस को ऐसे इसके दोनों एंड्स पर बांध रखा है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। यहाँ पे अगर मान लो कोई बंदा आके, कोई भी आके इस पॉजिटिव चार्ज को डिस्टर्ब कर गया, ऐसे ऊपर हिला गया, तो ऊपर हिला गया तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये वाला हिस्सा नीचे जाएगा। तो मान लेते हैं कि इसके पॉजिटिव चार्ज को ऊपर चला गया और नेगेटिव यहाँ पर आ गया, तो ये ऐसे रोटेट हो जाएगा। कोई इसको आके और इस पॉजिटिव चार्ज को ऊपर कर गया तो नेगेटिव ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा, क्योंकि फिक्स कर रखा है हमने दोनों को इसके एंड्स पर। अब देखो क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, नेगेटिव चार्ज पर फील्ड के अपोजिट फोर्स लग रहा है, और अब इस केस में इन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट हो गई, तो फिर वही कपल, और उसकी वजह से टॉर्क लग रहा है। तो अब क्या होगा, फिर से घूम के वहीं ले आएगा। मतलब अगर इस सिचुएशन में आगे कोई इसको डिस्टर्ब कर जाएगा तो वापस इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इसी सिचुएशन में ले आता है। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि अब किसी ने आके ऊपर डिस्टर्ब नहीं किया, नीचे की तरफ दबा गया उसको, वो भी देख लेते हैं। ये ऐसे पड़ा हुआ है, अब इसको नीचे की तरफ दबा गया तो माइनस ऊपर चला जाएगा, तो पॉजिटिव यहां आ गया बच्चों, और इसका नेगेटिव यहां आ गया। अब क्या होगा, फिर से पॉजिटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उतना ही मैग्नीट्यूड हो जाएगा। नेगेटिव पर इधर फोर्स लगेगा, फिर से दोनों की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, क्यू ई है ना। तो फिर से क्या होगा, कपल फॉर्मेशन, और उसकी वजह से टॉर्क लगेगा। अब की बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा बच्चों, तो वापस घुमा के वहीं ले आता है। मतलब क्या है कि अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा इक्वल टू 0 पोजीशन पे रखा है और उसको अगर कोई आके डिस्टर्ब भी कर देता है उस पोजीशन से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड खुद से उस पर टॉर्क अप्लाई करके उसी स्टेट में ले आता है। ठीक है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। वहां से डिस्टर्ब कर दोगे तो भी वहीं पर आ जाएगा अपने आप। ठीक है, इसलिए इस सिचुएशन को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब 180 वाली को अनस्टेबल क्यों बोला है उसको देखते हैं बेटा। मान लो हमारे पास, अरे यार कलर चेंज हो गया, कोई बात नहीं, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है बच्चों। ठीक है, वो कलर अपने आप चेंज होता है एंगल चेंज होते ही। अब यहां पर नेगेटिव चार्ज यहां रख दिया और पॉजिटिव यहां रख दिया डाइपोल के, और इन दोनों को फिक्स कर रखा है इसी स्टाइलस के दोनों एंड्स पर। अब देखो, जो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है बच्चों। अब एंगल कितना है, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो गई। थीटा इक्वल टू कितना है बच्चों, 180 डिग्री है। अब देखो, अब ये ऐसे पड़ा है तो इक्विलिब्रियम में तो है, क्योंकि नेट फोर्स अभी भी 0 है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लग रहा है बच्चों इस डायरेक्शन में F1, जिसकी वैल्यू QE है। ठीक है, और वो इधर लग रहा है, और नेगेटिव पर फील्ड के अपोजिट फोर्स लग रहा है F2 इक्वल टू माइनस QE। दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फोर्स अभी भी 0 है और लाइन ऑफ एक्शन सेम है, इसलिए टॉर्क भी 0 है बच्चों इस पे। ठीक है, इस सिचुएशन में मतलब ऐसे पड़ा है तो वो इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन वो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है बच्चों। क्यों है अनस्टेबल, देखते हैं। अगर मैंने कहा दोनों फिक्स है, अगर कोई बंदा आके इसको डिस्टर्ब कर गया, इस हिस्से को ऊपर कर गया, तो ये नीचे हो जाएगा बच्चों। अगर ये ऊपर गया देखो, तो ये नेगेटिव कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब क्या होगा, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पर फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और नेगेटिव पर फील्ड के ऑपोजिट लगता ही है बच्चों, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो वही कपल फॉर्मेशन। उसकी वजह से अब पॉजिटिव यहां था पहले, नेगेटिव यहां था, जैसे ही कोई डिस्टर्ब कर देगा इस पोजीशन से, तो इस पर एक टॉर्क लगेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसके प्लस को यहां से घुमा के उस सिचुएशन में ले आएगा थीटा इक्वल टू 0 वाले में। मतलब ये 180 डिग्री वाली जो सिचुएशन थी वो इक्विलिब्रियम तो थी, लेकिन अगर गलती से इसको किसी ने डिस्टर्ब कर दिया तो ये घूम के थीटा इक्वल टू 0 वाली कंडीशन में आ जाती है बच्चों, इसीलिए ये अनस्टेबल है। ठीक है, और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि डाइपोल जो है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है, तो उस पर फोर्स भी लगेगा बच्चों और टॉर्क भी लगेगा। यहां पर देखते हैं बच्चों कि मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, और यहां पॉजिटिव चार्ज रखा है, यहां पर नेगेटिव चार्ज रखा है, तो P की डायरेक्शन भी इधर है, और हम ये भी मान लेते हैं कि इसी डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंक्रीजिंग डायरेक्शन है, कि इधर चलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है इधर चलने पर।
तो इसका मतलब क्या हो कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा बच्चों। ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इस पर जो फोर्स लग रहा है F1 वो क्या हो जाएगा, QE डैश, क्योंकि यहाँ इसकी पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है F2 इक्वल टू माइनस QE। ये E और E डैश इसलिए लिखा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है बच्चों। ज़्यादा है तो क्या होगा, मान लो ये 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है उधर और ये 8 न्यूटन लग रहा है, तो 2 न्यूटन फोर्स इस पर उधर लग जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ और देखते हैं कि P और E दोनों सेम डायरेक्शन में थे। अब सिचुएशन को बदलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे ही है बच्चों और यही हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंक्रीजिंग डायरेक्शन भी है। लेकिन अब की बार मैंने क्या कर दिया कि नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ रख दिया और पॉजिटिव यहाँ रख दिया, तो P की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। अब देखिए अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज पर अब इसकी पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, इसकी पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है बच्चों, तो कहीं ना कहीं इस पर और इस नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है। नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा बच्चों ऐसे, ठीक है, पॉजिटिव पर फोर्स लगेगा ऐसे, ठीक है ना। ये इसको मैं पॉजिटिव पर जो लग रहा है उसको F1 और नेगेटिव पर जो लग रहा है F2, तो यहाँ पर इस नेगेटिव की पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू पॉजिटिव के कंपैरिजन में ज़्यादा है, क्योंकि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ F2 की जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाएगी बच्चों F1 से, तो F2 ज़्यादा इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो अब की बार ये डायपोल इधर मूव करेगा। ठीक है, तो नेट फोर्स लगता है, ये ध्यान रखना था। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है डायपोल तो उस पर फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा। ठीक है बच्चों, अब हम इस डायपोल पर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए, एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस ऑफ प्लस माइनस 0.1 माइक्रोकूलम। देखिए चार्ज दे रखा है प्लस माइनस 0.1 माइक्रोकूलम, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। डायपोल लेंथ दे रखी है हमें 2 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिख देंगे 2 × 10⁻⁻² मीटर। द डायपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है बच्चों 10⁵ न्यूटन पर कूलम। व्हाट मैक्सिमम टॉर्क डज द फील्ड एक्सर्ट ऑन द डायपोल। हमें टाउ मैक्सिमम फाइंड करना है, मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा बच्चों। तो देखिए हमें मालूम है टाउ इक्वल टू क्या होता है बच्चों, PE साइन थीटा। अब हमें मालूम है बच्चों साइन अगर मैक्सिमम होगा तो टॉर्क मैक्सिमम होगा, और साइन मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 90 हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, थीटा इक्वल टू 90 होगा बच्चों मैक्सिमम टॉर्क के लिए। तो यहाँ पर टॉ मैक्सिमम रख देंगे, तो यहाँ 90 रखना पड़ेगा, तो ये टॉ मैक्सिमम आ जाएगा हमारे पास PE साइन 90 क्या होता है 1, तो ये टाउ मैक्सिमम इक्वल टू PE आ जाएगा। और PE को मैं क्या लिख सकता हूँ, P को क्या लिख सकता हूँ 2AQ इंटू E साइन 91 हो गया। वैल्यू रख दो बच्चों, 2A की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁻², Q की वैल्यू कितनी है 0.1 माइक्रोकूलम है बच्चों, तो उसको लिख देंगे 10⁻⁻6, क्योंकि माइक्रो को कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बच्चों 10⁻+5। तो यहाँ से हमारे पास में देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10⁻⁻7, यहाँ से अगर मैं हटा दूंगा तो नीचे 0 लग गया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये भी ऊपर आके माइनस का हो जाएगा 10⁻⁻7 और 2 कितना हो गया 9, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4 टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। एक बार और चेक कर लेते हैं, पॉइंट हटाया तो ये ऊपर गया -7 और 2 -9 -4 बच जाएगा। ठीक है, टॉ मैक्सिमम आ गया बच्चों 2 × 10⁻⁻4। अब इसकी यूनिट जो होती है बच्चों वो है न्यूटन मीटर, जूल भी लिख सकते हैं हम, ये हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 10⁵ न्यूटन पर कूलम।
इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ 8√3 न्यूटन मीटर, कैलकुलेट द चार्ज ऑन द डायपोल। चार्ज पूछा है और डायपोल लेंथ हमें 2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो देखिए जो जो डेटा गिवन है वो लिख लेते हैं अपन। थीटा दे रखा है बच्चों 60 डिग्री, ठीक है, और उसके बाद टॉर्क लग रहा है हमारे इस डायपोल पर 8√3 न्यूटन मीटर का टॉर्क लग रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखा है हमारे को 10⁵ न्यूटन पर कूलम पूछा क्या, और डायपोल लेंथ 2a गिवन है हमारे को 2 सेंटीमीटर, तो इसको लिख दूंगा 2 × 10⁻² मीटर, ठीक है। व्हाट इज द चार्ज ऑन द डायपोल, क्यू पूछा हमारे से, क्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पर सिंपल हमें मालूम है टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, PE साइन थीटा। अब हमें बच्चों क्यू पूछा है, तो पी को भी मैं एक बार ब्रेक कर देता हूँ। पी को लिख सकता हूँ 2AQ E साइन थीटा। तो हमें क्यू फाइंड करना, बाकी सबको नीचे भेज दो। तो देखिए क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू टॉर्क अपॉन 2A मल्टीप्लाइड बाई E साइन थीटा। वैल्यू रख दो बच्चों। टॉर्क दे रखा हमें 8√3, 2A कितना है 2 × 10⁻², ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 10⁵, साइन थीटा कितना है, थीटा दे रखा है अपने को 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी बच्चों। तो ये 8√3 2 10⁻², 10⁵, और ये हो जाएगा √3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा बच्चों। इस √3 से √3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 × 10⁻³ बचा, ऊपर जाके -3, 10⁻³ कूलम। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8 मिली कूलम। ये हमारे पास चार्ज आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ऐसे हम इन फॉर्मूलों को यूज़ करके डायपोल पर बेस्ड कोई क्वेश्चन हम कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। चीज़ें समझ में आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू।